नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। इस पूरे बुलेटिन में हम आपको देश और विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम स्ट्रेंथ टेस्ट पीजी सुपर स्पेशलिटी का सिलेबस अंतिम समय में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने केंद्र को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा कि सत्ता के खेल में इन युवाओं डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो। सरकार अपने घर को दुरुस्त करे, इसलिए सिर्फ किसी के पास अगर शक्ति है तो आप इसका मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा, युवा डॉक्टरों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का क्या कर रहा है? आप नोटिस जारी करते हैं या फिर पैटर्न बदल देते हैं? स्टूडेंट सुपर स्पेशलिटी कोर्स की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर दी गई। एग्जाम से पहले अंतिम मिनटों को बदलने की जरूरत क्यों है? आप अगले साल से बदलाव के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में रविवार को शपथ लेने वाले एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों के विभागों का सोमवार को बंटवारा किया गया। राज्य मंत्री पलचूराम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग और धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। सतपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और दिनेश खटिक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के अगले दिन कैबिनेट के 7 नए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मुलाकात की। योगी ने मंत्रियों को पहली ही क्लास में यह भी बता दिया कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में संगठन के साथ मिलकर काम करें। आज सीएम ने सभी नए मंत्रियों को लोक भवन बुलाया था। 1.5 घंटे तक सीएम ने मंत्रियों से चर्चा की। योगी ने सभी मंत्रियों से एक एक करके चर्चा की। मुलाकात के बाद बाहर आए नितिन प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने शिष्टाचार मुलाकात के लिए बुलाया था। आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने और उसमें देर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। डब्ल्यूएचओ ने भारतीय कंपनी भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की कुछ तकनीकी जानकारियां मांगी हैं। भारत बायोटेक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए डब्ल्यूएचओ को पहले ही वैक्सीन से जुड़े सभी डेटा मुहैया करा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा था, डब्ल्यूएचओ वैक्सीन को जल्द ही कभी भी मंजूरी दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने पिछले शुक्रवार को कहा था, मंजूरी के लिए दस्तावेज जमा करने की एक प्रक्रिया है। डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी जल्द मिल जाएगी। इससे पहले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के डीवी के पाल ने भी कहा था कि कोवैक्सीन के लिए डब्ल्यूएचओ की मंजूरी इस महीने के अंत में मिलने की संभावनाएं हैं। पहले ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को मान्यता दे दी थी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। इस पर भारत ने नाराजगी भी जताई। नए नियमों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटाइन करके रहना पड़ेगा और टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में हुई हिंसा का मामला भी थमा नहीं है। उपचुनाव से पहले भी हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हंगामे के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ से निकालकर उन्हें उनकी कार तक पहुंचाया। दिलीप घोष ने कहा कि सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वे और सांसद अर्जुन सिंह भवानीपुर में प्रियंका टिब्रेवाल के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। वे एक जादू बुबर बाजार में एक वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंचे थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष से मारपीट और धक्का मुक्की की और अर्जुन सिंह के खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए। प्रियंका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी का आरोप है कि दिलीप घोष के बॉडीगार्ड ने भीड़ को डराने के लिए पिस्टल का सहारा लिया।
तो वहीं दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी ने बिना किसी उकसावे के उन पर हमला किया और उन्हें पीटा और एक भाजपा कार्यकर्ता को घायल भी कर दिया। साउथ बेंगलुरु में आज एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। दरअसल एक जर्जर हो चुकी इमारत ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग के अधिकारियों की सतर्कता की वजह से यह हादसा चल गया। वक्त रहते ही इसे खाली करवाने की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। हादसे से पहले ही इस इमारत में रहने वाले परिवारों को जिला प्रशासन की मदद से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। अचानक बिल्डिंग गिरने से आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह सहम गए हैं। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया हो। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। जिला प्रशासन ने बारिश शुरू होने से पहले ही जर्जर इमारतों को खाली करने का अभियान शुरू कर दिया था। इस अभियान के तहत पुरानी इमारतों को चिन्हित करने के साथ साथ उन्हें खाली करवाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के पथरिया से विधायक रामबाई एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बसपा के विधायक चुनी गई रामबाई के से दमोह में लोगों ने रिश्वत जाने की शिकायत की तो कार्रवाई करने की बजाय पंचायत के आरोपी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का गणित समझाने लगी। उन्होंने कहा कि 1500 की घूस लेना समझ में नहीं आता, लेकिन 10,000 लेना गलत है। हमें पता है कि सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं। विधायक के पास कुछ दिन पहले सतौआ गांव के लोग रोजगार सहायक और सचिव की शिकायत लेकर पहुंचे थे। आरोप था कि पीएम आवास के नाम पर दोनों हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक के सामने ही सहायक और सचिव पर वसूली के आरोप लगाए। किसी ने 5,000 तो किसी ने 8,000 को लेकर और किसी ने 10,000 रुपए लेने की बात भी कही। शिकायत सुनकर विधायक ने कहा कि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हजारों रुपए किसी गरीब से लेना गलत है। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान हुए हादसे में मंत्रालय के कर्मचारी राजेश कुमार पाल की मौत हो गई। वह बाइक से घर जा रहे थे। सुभाष नगर फाटक के पास पिलर के ऊपर से कोई भारी चीज गिरी। इससे राजेश कुमार का सिर फट गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसा सोमवार रात करीब 7 बजे का है। राजेश कुमार पाल सेमरा कला में रहते थे। वह वल्लभ भवन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। घटना के वक्त वह बाइक से मैदा रोड होते हुए जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें जेपी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सुभाष नगर फाटक से गुरुदेव दत्त गुप्ता चौराहे तक मेट्रो के पिलर से खड़े हुए थे। इसका काम अभी भी जारी है। इसके बावजूद मेट्रो प्रबंधन ने यहां से सुरक्षा के लिहाज से लगे सभी पॉइंट्स हटा दिए हैं। यही नहीं, ट्रैफिक भी चालू कर दिया है। एमपी नगर के हबीबगंज के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के एक पिलर का लोहा का स्ट्रक्चर बुधवार शाम गिर गया। स्ट्रक्चर में कई टन सरिये थे। पिलर का सपोर्ट भी डैमेज हो गया था। गनीमत रही कि काम कर रहे मजदूर स्ट्रक्चर के आसपास नहीं थे। पीडब्ल्यूडी के अफसर अपनी नाकामी छिपाते हुए नजर आए। उन्होंने लोहे की टीन से क्षतिग्रस्त हिस्सा कवर कर लिया। फिलहाल पिलर के लोहे के स्ट्रक्चर को मशीनों के जरिए सीधा करने की कोशिश की जा रही है। तो पड़ोसी देश चीन फिर से भारत से लगे बॉर्डर पर सक्रिय हो गया है। 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से चीन सीमा रेखा के पास अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशन पर नए मॉड्यूलर कंटेनर जैसी रहने की व्यवस्था की है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम के पास करीब वहावा जिलगा से लेकर पीयू, हॉर्न स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिंगांग, मांजा और चुरूक तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाया है। पिछले साल अप्रैल मई में भारत चीन के बीच हुए सैन्य टकराव से चीन ने कई कैंप बनाए हुए हैं। ये नए कैंप पुराने कैंपों के अलावा बनाए गए हैं। भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख के पास सीमा रेखा पर 50-50 हजार सैनिक तैनात किए हुए। इनके पास से हॉवित्जर, टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर ट्रिप और नए हेलीपैड भी बनाए हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही चीन ने यहां पर अपने प्रमुख एयरबेस होतन, कशगार, गरनुसा, लहासा, गोंगर और शिगात्से को भी अपग्रेड किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर सोमवार को एक प्रदर्शनकारी ने अंडा फेंक दिया। मैक्रो समय लियोन के दौरे पर थे। यहां वे फ्रांसीसी गैस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे।
एक शख्स ने विवेला रिवॉल्यूशन का नारा लगाते हुए मैक्रो पर अंडा फेंक मारा या उनके बाएं कंधे पर जाकर लगा। विवेला रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति जिंदाबाद होता है। यह नारा फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में लगाया जाता है। घटना के बाद मैक्रो ने कहा कि अगर उसके पास मुझे बताने के लिए कुछ होता तो उसे आने दो। फिर राष्ट्रपति ने अपने अंगरक्षकों से कहा कि मैं उससे बाद में बात करूंगा, जाओ उससे ले जाओ। मैक्रो पर फेंका गया अंडा कच्चा होने के बाद भी नहीं टूटा। बाद में कुछ फोटोज में वह जमीन पर टूटा फूटा दिखाई दिया। घटना के वक्त मैक्रो इंटरनेशनल कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर में शामिल होने के दौरान समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रपति के प्रवक्ता की ओर से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। बीते 8 जून को मैक्रो को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था। वे उस वक्त भी लोगों से मुलाकात कर रहे थे। बीच में बैरिकेड भी था, तभी अचानक भीड़ में शामिल व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। राष्ट्रपति के साथ मौजूद सिक्योरिटी एजेंट्स ने फौरन उस व्यक्ति को दबोच लिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अपने एक और फैसले हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से करवाने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। पहले 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक मर्डर केस में जिसे विक्टिम बताया गया है वह दरअसल जिंदा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि केस के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए गए। एक मर्डर विक्टिम जिंदा है और अब यह हैरान करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद 28 सितंबर से सुनवाई करने को कहा था। मुकेश सैनी के आदमी हैं, गाड़ी से उतरेंगे तो दिखा देंगे अपनी औकात। यह धमकी देने वाला बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी की विकासशीलता इंसान पार्टी की प्रचार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। राजभवन की गाड़ी को चला रहे ड्राइवर संजय कुमार को यह नौबत उस वक्त आई जब वीआईपी के प्रचार गाड़ी ने राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी की गाड़ी में पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। धक्का मारने के बाद जब ज्वाइंट सेक्रेटरी के ड्राइवर ने आपत्ति जताई तो प्रचार गाड़ी का ड्राइवर उल्टा ही तन गया और मौके पर बहसबाजी करने लगा। राजभवन की ब्रीजा कार गाड़ी शगुना मोड़ की तरफ आ रही थी। उसी क्रम में बेली रोड फ्लाईओवर पर पटेल भवन के ठीक सामने वीआईपी की बोलेरो गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता बैठे थे, इन्हें जोर का झटका लगा। साथ ही पीछे से इनकी गाड़ी का बम्पर और बॉडी भी टूट गई। धक्का मारने वाली गाड़ी बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी की गाड़ी है। धक्का बहुत जोरदार था। राजभवन की गाड़ी को चला रहे ड्राइवर संजय कुमार ने बताया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के सामने मुकेश सहनी की गाड़ी पार्टी की गाड़ी को चला रहा ड्राइवर लगातार धमकी दे रहा था। सीधे तौर पर कह रहा था कि मुकेश सहनी के आदमी हैं, गाड़ी से उतरेंगे तो दिखा देंगे अपनी औकात। नशे की हालत में वो काफी कुछ कह रहा था। अलवर के आरटीओ ऑफिस में एसीबी ने रिश्वत का मोटा खेल पकड़ा है। लाइसेंस रिन्यू व डुप्लीकेट लाइसेंस के काउंटर पर काम करने वाले सूचना सहायक को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सहायक के काउंटर से 3,17,000 3 लाख रुपए घर से और 21 लाख रुपए बैंक के खाते में मिले हैं। एसीबी के अनुसार 3,17,680 रुपए एक ही दिन की रिश्वत है। एसीबी ने सोमवार शाम 4 बजे परिवारवादी आजाद की शिकायत पर आरटीओ में रेड डाली। सूचना सहायक तरुणेश के कक्ष में ही दलाल, गार्ड व अन्य आरोपी को पकड़ा गया। सूचना सहायक ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 500 रुपए रिश्वत ली। फिर एसीबी ने उसके आसपास की जगह को खंगाला तो 3,17,680 रुपए मिले। एसीबी की दूसरी टीम ने सूचना सहायक के घर मरेठिया बस पहुंची, जहां पे 3 लाख रुपए मिले। एसीबी ने बैंक को खंगाला तो सूचना सहायक तरुणेश के बैंक खाते में कुछ एक ही दिन का डिपॉजिट 21 लाख रुपए मिला। एसीबी के एसपी विजय सिंह ने बताया कि परिवारवादी आजाद की शिकायत पर ये सारी चीजें हुई हैं।
तो काउंसलर से 3,17,000 रुपए मिले हैं। बता दें कि काउंसलर 3,17,000 रुपए मिले हैं। यह सिर्फ एक दिन की सुविधा शुल्क है। रीट परीक्षा के कारण कम हुई है, वरना आम दिनों में यही सुविधा 4 लाख से लेकर 5 लाख तक हो जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को जनदर्शन यात्रा पर खरगोन के झिरनिया में थे। यहां आम सभा को 40 किलोमीटर रोड शो के जरिए बीकान गांव गए। रास्ते में गांव शिवना आया तो सीएम ने यहां पर 2 बेटियों के जन्मदिन पर केक काटा। मुख्यमंत्री ने झिरनिया के बाद चैनपुर, आभापुरी, शिवना, गोरडिया, मोहनखेड़ी आदि गांव में रोड शो किया। इसके बाद वे बीकन गांव पहुंचे, जहां पर नगर परिषद के कार्यक्रम में आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने जनदर्शन यात्रा व आम सभा के दौरान कई योजनाओं का भी जमकर बात करी। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायत मिलने पर कई अफसरों के खिलाफ जांच के लिए निर्देश दिए। गांव मोहनखेड़ी ने पंचायत सचिव से शिकायत मिली। बीकन गांव में तहसीलदार नायब तहसील की शिकायत मिली, जिस पर उन्होंने कलेक्टर व कमिश्नर को जांच के लिए निर्देश दिए। उकाई के कैचमेंट क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते पानी की आवक लगातार बेहद है। प्रशासन ने 84 तहसील के 22 गांव में अलर्ट जारी किया है। उकाई से पानी छोड़ने से तापी का जलस्तर बढ़ गया है। काजवे का जलस्तर सीजन में पहली बार 8.35 मीटर के पार पहुंच गया। शहर में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले में पलसाना तहसील में सबसे अधिक 2.25 इंच बारिश हुई। इसके अलावा मांडवी में 6, मंगरौल में 1 और ओलपाड़ में 6 मीटर बारिश हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाई से फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ की। ईडी के दिल्ली ऑफिस ने नोटिस जारी। अग्रसेन गहलोत ने ईडी के दिल्ली ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब पेश किया। आगे भी ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। पिछले साल ईडी ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ केस दर्ज किया था। पिछले साल जुलाई में अग्रसेन गहलोत के जोधपुर फार्म हाउस और फार्मों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी पिछले साल उस वक्त हुई थी जब सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी में थे। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी अग्रसेन गहलोत को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर सकती। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने हाल ही में अग्रसेन गहलोत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। किसानों की सब्सिडी पर दिए जाने वाले फर्टिलाइजर के एक्सपर्ट पर प्रतिबंध है। ईडी में दर्ज मामले के अनुसार अग्रसेन गहलोत पर प्रतिबंधित सब्सिडी वाला फर्टिलाइजर निर्यात करने का आरोप है। अग्रसेन गहलोत की फर्म ने साल 2007 से 2009 के बीच रियायती दरों पर पोटाश वाला फर्टिलाइजर खरीदा और इसे किसानों को देने की जगह कंपनियों को बेचा। इसका दूसरे देशों को निर्यात भी किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी खींचातान को कम करने के लिए अब सत्ता संगठन में बदलाव होना है। मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर अगले महीने से नियुक्तियों की शुरुआत हो सकती है। जनता को मैसेज देने के लिए कांग्रेस हाईकमान सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कह सकती है। अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। तीसरा आइडिया बिना हटाए केवल विस्तार का है, जिसमें केवल खाड़ी पड़े 9 मंत्रियों के पद को भरने की बात है। तीसरे बिंदु पर राहुल गांधी सहमत नहीं है। राजस्थान के बदलाव पर अक्टूबर में शुरुआत तय मानी जा रही है। अभी तक दिल्ली में लॉबिंग और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हाईकमान के स्तर पर फाइनल फैसला होना बाकी है। गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल विस्तार के साथ संगठन में खाली पड़े जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के पदों को भी भरा जाना है। इन सब पर अक्टूबर में ही फैसला करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देने और सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने में नाबार्ड से अधिक सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने तथा उनकी वित्तीय सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नाबार्ड चेयरमैन से प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के विस्तार और उनके कंप्यूटरीकरण में सहयोग के लिए कहा गया। गहलोत से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नाबार्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर जीआर चिंतला ने मुलाकात की। गहलोत ने नाबार्ड से प्रदेश के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु प्रदत्त ऋण लक्ष्यों को 1800 करोड़ रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए वार्षिक तक करने का आग्रह भी किया। तो
तो फिलहाल 100 खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।